हेलो फ्रेंड्स, इकोनॉमी पल्स के मार्च 2025 मंथली करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग मंथली करंट अफेयर्स यहां डिस्कस करते हैं। इससे जनवरी और फरवरी 2025 के वीडियोस में बना चुका हूं। आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी डेफिसिट। लिक्विडिटी डेफिसिट की अगर बात करें तो जब बैंक्स को बहुत ज्यादा कैश की डिमांड हो और उस केस में सप्लाई कम हो रही हो तो लिक्विडिटी डेफिसिट हो जाता है। तो लिक्विडिटी डेफिसिट का मतलब क्या हुआ अकर व्हेन द बैंकिंग सिस्टम डिमांड फॉर कैश, यानी जब बैंकिंग सिस्टम कैश की डिमांड ज्यादा कर रहा हो उस केस में ये लिक्विडिटी डेफिसिट हो जाता है। यानी बैंक को कैश चाहिए, क्यों? क्योंकि लेंडिंग नीड्स पूरी करनी है या सीआरआर की डिमांड फुलफिल करनी है, और उस केस में सप्लाई से ज्यादा बैंक की डिमांड हो, वी कॉल इट लिक्विडिटी डेफिसिट। अब इस केस में आरबीआई यूजुअली लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है। कैसे कर सकता है? फर्स्ट इज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेस कर लेता है और बैंक्स को कैश प्रोवाइड कर देता है या फिर मनी सप्लाई इंक्रीज कर देता है। सो इट परचेज ऑक्शन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर एन एग्रीगेट अमाउंट। अभी रिसेंटली जो न्यूज में आया था लिक्विडिटी डेफिसिट, वो इसीलिए आया था कि यहां पर 1 लाख करोड़ का ओपन मार्केट ऑपरेशन किया गया था। इसके अलावा स्वैप ऑक्शंस भी किए जाते हैं, जिसमें यूएस डॉलर आईएनआर स्वैप ऑक्शन होता है, जिसमें अगर मान लीजिए जिस भी करेंसी की डिमांड ज्यादा होती है, जैसे मान लेते हैं डॉलर की डिमांड ज्यादा है, तो बैंक्स जो होते हैं वो आरबीआई के पास रुपीस जमा करवाते हैं और आरबीआई उनको डॉलर दे देते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। फिर जैसे वो टाइम पीरियड ओवर होता है, आरबीआई को वापस से रुपीस देने जो है डॉलर देने पड़ते हैं, और बैंक उनसे जो है उनको रुपीस वापस कर देता है। उसमें थोड़ा सा कमीशन आरबीआई अपना चार्ज भी करता है। तो बेसिकली कमीशन इन द सेंस व्हाट वी कैन से एक्स्ट्रा अमाउंट थोड़ा बैंक को पे करना पड़ता है। तो ये स्वैप ऑक्शन इसलिए किया जाता है ताकि इंडिया जो है वो फॉरेन करेंसी, फॉरेन बोरोइंग, या बैंक्स जो है हमारे, वो फॉरेन बोरोइंग कम करें और डोमेस्टिक डिमांड पे ही डिपेंडेंट रहे। और दूसरा, अगर कल को एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाती है तो उसका प्रॉब्लम बैंक्स को फेस करना पड़ सकता है अगर वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करते हैं तो। लेकिन जब स्वैप होता है तो एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे ही वो होता है, उसमें अगर एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे भी हो रही होती है तो उसका इंपैक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे बैंक जो है, बैंक सेल यूएस डॉलर टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन यहां पर तो मैंने जैसा आपको बताया था कि यहां पर क्या हो रहा था कि कोई कैश चाहिए था तो बैंक्स ने डॉलर दिया और आरबीआई ने उनको रुपी प्रोवाइड कर दिया। फिर फ्यूचर में क्या होगा, आरबीआई वापस से उनसे जो है उनको उनसे रुपी मांगेगा और डॉलर उनको वापस कर देगा। तो ये बेसिकली एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए भी काम आता है, और यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि कैश की डिमांड ज्यादा थी, उसमें भी ये काम आ सकता है। सो दिस इज लिक्विडिटी डेफिसिट। अब अगर इसके बात करें कि इस लिक्विडिटी डेफिसिट का इंपैक्ट क्या है, तो पहला पॉइंट तो होता है हाई बोरोइंग कॉस्ट। तो जैसा कि हमने बताया, लोअर लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम कैन लेड टू हायर बोरोइंग कॉस्ट फॉर बैंक्स। क्योंकि अगर लिक्विडिटी कम होगी तो बैंक्स की जो बोरोइंग कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी, और ऐसे केस में वो ये कॉस्ट शिफ्ट करेंगे किस पे? बोरोवर्स पे, जिससे इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल जो मनी सप्लाई इंक्रीज होना चाहिए था वो बहुत ज्यादा कॉस्टली फॉर्म में होगा, जो कि आगे जाके एक रिसेशनरी ट्रेंड ला सकता है। दूसरा, डिले इन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। लिक्विडिटी डेफिसिट नेगेटिव इंपैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी रेट ट्रांसमिशन, दैट इज रेट कट कैन नॉट बी इफेक्टिव अंटिल देयर इज सरप्लस लिक्विडिटी। अब जैसे मान लीजिए आरबीआई को लगता है कि हमें मनी फ्लो बढ़ाना है। अब मनी फ्लो बढ़ाने के लिए उन्होंने रेपो रेट को कट किया, लेकिन यहां पे बैंक्स के पास में कैश नहीं हो रहा या लिक्विडिटी क्रंच आ रहा है, तो वो रेपो रेट का इफेक्ट बहुत जल्दी कस्टमर्स तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से जो आरबीआई ने डिसीजन लिया होता है उसका इंपैक्ट बहुत लेट रियलाइज होता है। फिर क्रेडिट अवेलेबिलिटी, क्योंकि यहां पर जो है फंड्स जो है बैंक नहीं दे पा रहे हैं बिजनेसेस को, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंपैक्ट आता है, और इससे ओवरऑल मैसिव फॉर्म में अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकता है और आगे जाके एक स्लो डाउन इकोनॉमी के अंदर क्रिएट हो सकता है। देन प्रॉफिट स्क्वीज फॉर बैंक्स, बैंक्स के प्रॉफिट कम हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, इससे एक मार्केट वॉलेटिलिटी भी आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी क्रिएट हो सकती है स्टॉक प्राइसेस के ऊपर भी और एसेट्स के ऊपर भी, क्योंकि जब कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगी बहुत ज्यादा, या बिजनेसेस जब एक्सपेंशन को रोकेंगे, तो उस फॉर्म में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना थोड़ा सा कम हो सकता है, प्रोडक्शन कम हो सकता है, एक्सपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। तो ये बहुत एक पूरी विशियस साइकिल क्रिएट हो सकती है इस लिक्विडिटी क्रंच की वजह से। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी डेफिसिट।
सेकंड बात करेंगे जो टॉपिक है दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। कमर्शियल बैंक्स को है, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, लोकल एरिया बैंक्स हैं, इन सबको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मैंडेटरी इनके ऊपर लगाई गई है। नाउ अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है, जो पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं जैसे एमएसएमईज हैं, फार्मर्स हैं या वीकर सेक्शंस हैं, उन सबको यहां पर बैंक्स को मैंडेटरी, जैसे कमर्शियल बैंक की बात करें तो 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज मोर, क्या बोला मैंने, 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब ये नेट बैंक क्रेडिट क्या होता है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का मतलब जो एक तो बैंक ने क्रेडिट प्रोवाइड किया, लोन दिया, प्लस इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसएलआर बॉन्ड, यानी कि एएनबीसी इंक्लूड व्हाट, एएनबीसी में दो चीजें आती है, मैं लिख देता हूं यहां पे, एएनबीसी, एएनबीसी इंक्लूड व्हाट, एएनबीसी का मतलब है नेट बैंक क्रेडिट, नेट बैंक क्रेडिट प्लस इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसएलआर बॉन्ड, प्लस इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसएलआर बॉन्ड। तो एक तो ये हो गया एएनबीसी, दूसरा होता है क्रेडिट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, क्रेडिट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, यानी जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ना हुआ हो। तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए बैंक कोई गारंटी दे रहा है, बैंक गारंटी हो गया, या लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, इट इज इंक्लूडेड इन दैट। तो इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा, इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा उसका 40% अमाउंट बैंक्स को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए देना पड़ता है। अब अगर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट 100 रुपए है और क्रेडिट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर 50 रुपए है, तो दोनों में से जो ज्यादा है दैट मींस एएनबीसी, तो 100 का 40% देना होगा, ये एग्जांपल के फॉर्म में, लेकिन 40% वाली चीज फिक्स है। तो यहां पर ये एप्लीकेबल किस पे है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। Priority sector lending is applicable on commercial bank, including regional rural bank, small finance bank, local area bank, and primary urban cooperative bank। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। दूसरा पॉइंट, एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ऑन लैंडिंग आर नाउ इंक्लूडेड अंडर दैट। अब ये ऑन लैंडिंग और को लैंडिंग क्या होता है, को लैंडिंग का मतलब तो है कि जैसे बैंक और एनबीएफसी मिलकर दे रहे हैं किसी को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। जैसे मान लीजिए एक एमएसएमई है, उसे लोन चाहिए, तो बैंक ने कुछ परसेंटेज अमाउंट दिया और कुछ परसेंटेज अमाउंट एनबीएफसी ने दिया, ये इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। तो उसको जब मिलकर दोनों लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इट इज इंक्लूडेड इन को लैंडिंग। तो जो बैंक का 40% का टारगेट है उसमें वो को लैंडिंग से भी लोन दे सकता है। और ऑन लैंडिंग में होता है कि बैंक पहले एनबीएफसी को अमाउंट दे रहा है और एनबीएफसी फिर उसको आगे किसी को लोन में दे रही है, तो बैंक उसको भी अपनी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में काउंट कर सकता है। बट ये कंडीशन मैंडेटरी होनी चाहिए कि जो बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है एनबीएफसी को या मिलकर एनबीएफसी के साथ जो लोन दे रहा है वो जाना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वाले ग्रुप्स को ही चाहिए। तो यहां पर बैंक्स जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स मीट करने उनके लिए जरूरी होते हैं। और अगर मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर बैंक अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स को पूरा नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में वो सर्टिफिकेट्स भी परचेज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बैंक है एक्स बैंक, उसने अब उसको लैंड करना था 100 रुपए, उसने लैंडिंग कर दी 120 रुपए की। दूसरा बैंक है वाई बैंक, उसको लैंडिंग करनी थी 100 रुपए की, उसने लैंडिंग करी 80 रुपए की, तो उसने 20 कम करी है और ऊपर वाले ने 20 ज्यादा कर दी। तो ऐसे केस में जिसने ज्यादा करी है वो पीएसएलसी सर्टिफिकेट सेल कर सकता है उसको जिसने कम लैंडिंग करी है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, तो ये देखिए परसेंटेज मेंशन, जैसे मैंने बताया एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो भी ज्यादा होगा, तो यहां पर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 या उससे ऊपर है उनको 40% मैंडेटरी पे करना होता है। फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन है, एग्रीकल्चर में कितना, माइक्रो के लिए कितना, वीकर सेक्शन के लिए कितना। फॉरेन बैंक्स जो होते हैं जिनकी 20 से कम ब्रांच है उनको 40% है, लेकिन 32% है जो है वो एक्सपोर्ट क्रेडिट और नॉट लेस देन 8% फॉर एनी अदर प्रायोरिटी सेक्टर। आरआरबी के लिए 75% है और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75% है। ये ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय बैंक इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द लैंडिंग टू एग्रीकल्चर, एमएसएमई, वीकर सेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप सब मुझसे टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए। ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम पे ही अपलोड करता हूं। इसके साथ साथ में जो भी आपकी जितनी भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी चीज जो जैसे मंथली करंट अफेयर हुआ
या इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट हुआ, ये सब मैं टेलीग्राम पे ही डालता हूं। टेलीग्राम पे जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि जो भी पीडीएफ्स होती हैं वो तो मिलेंगी मिलेंगी, उसके साथ साथ में जो बच्चे 27-28 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब बच्चों को यहां पर मैं एडिटोरियल के को भी समझाता हूं। जैसे आपको हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ने में दिक्कत आती होगी, तो मैं यहाँ पे इकोनॉमी के एडिटोरियल्स बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ इसी टेलीग्राम चैनल पर। तो मैं पहले उस फोटो को अपलोड करता हूँ कि कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ में उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो आप सब मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप सब मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं छोटी छोटी रील्स बनाता हूं, जैसे रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस हुआ, या कैपिटल बजट रेवेन्यू बजट में क्या डिफरेंस है, या मान लेते हैं रियल सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर में क्या डिफरेंस है। ऐसे बहुत छोटे छोटे क्लिप्स 40-50 सेकंड्स के जो आपको रिवीजन में हेल्प कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। रेमिटेंसेस टू इंडिया, आप सब जानते हैं रेमिटेंस में इंडिया वर्ल्ड में हाईएस्ट कंट्री है, सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव करता है। और इसमें है ना, ये ध्यान रखना, अभी के जो डेटा है वो तो आपके सामने है, लेकिन अगर ये डेटा हल्के से भी चेंज हो जाए आगे 1-2 महीनों में तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। तो टॉप 5 सोर्स कंट्रीज फॉर इंडिया, यूएस से सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है, फिर यूएई से, फिर यूके, सऊदी अरेबिया और सिंगापुर। ये ध्यान रखिएगा, इसमें अगर कोई अपडेट आता है तो उसको अपडेट कर लीजिएगा। अभी के लिए यूएस, यूएई, यूके, सऊदी अरेबिया एंड सिंगापुर। और टॉप 3 रेसिपिएंट स्टेट्स की अगर बात करें, फर्स्ट पे महाराष्ट्र, फॉलोड बाय केरला एंड तमिलनाडु। अब अगर बात करें कि ये रेमिटेंसेस जो हैं, ये टॉप रेमिटेंस रिसीव करने वाले स्टेट्स की बात मैंने बताई थी, ये रेमिटेंसेस इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो रेमिटेंसेस हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव करते हैं। यानी जब करंट अकाउंट की बात करते हैं तो ये करंट अकाउंट का पार्ट होते हैं। अब अगर रेमिटेंस हमारे पास ज्यादा आएगा तो हमारा करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट उसका कम होगा, और साथ साथ में बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी इंप्रूवमेंट आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन डन बाय द रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री विद द अदर, जिसमें हम करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट्स को जोड़ते हैं। तो while financing around half of India's mercantile trade deficit, net remittance received is an important absorber of external shock. Remittance fund essentially expense such as food, healthcare and education. तो remittance जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो एक एग्जांपल है, in 2021 remittance constitute over 36% of Kerala's state domestic product. तो remittances की इंपॉर्टेंस हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है। तीसरा टॉपिक की बात करें, दैट इज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की जब जब बात होती है तो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये कलेक्टिव फॉर्म में, एक तो लोन लेना इनके लिए इजी होता है, कलेक्टिव फॉर्म में एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इनका रोल इंप्रूव हो जाता है, कलेक्टिव फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और उन सब में भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। So government has achieved the target of establishing 10,000 farmer producer organization under formation and promotion of 10,000 farmer producer organization. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? To provide holistic and broad based supportive ecosystem to form 10,000 new farmer producer organization to facilitate development of vibrant and sustainable income oriented farming. इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो इसमें इंप्लीमेंटिंग एजेंसी टोटल 9 है, जिसमें स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नाबार्ड, नाफेड, ये सब इसमें है। स्मॉल मार्जिनल वुमेन फार्मर, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप आर मेंबर्स, SC ST फार्मर एंड अदर इकोनॉमिकली वीकर कैटेगरीज आर द मेंबर्स अंडर ODOP एज वेल। अगर बात करें फाइनेंशियल असिस्टेंस की तो रुपीज 18 लाख इज गिवन टू ईच फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर 3 इयर्स। इक्विटी ग्रांट की बात करें तो 2,000 रुपए पर फार्मर मेंबर को यहां मिला गया है विद अ लिमिट ऑफ रुपीज 15 लाख पर FPO। देन क्रेडिट गारंटी भी दी गई है यहां 2 करोड़ रुपए की टू FPOs। और स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम जो है, इसको मैंडेट किया कि स्टेट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करे FPOs को फॉर्म करने में। ध्यान रखिएगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं इनविट की, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट इज द लार्जेस्ट इनविट मोनेटाइजेशन इन रोड सेक्टर। तो क्वेश्चन शायद ये ना आए, लेकिन क्वेश्चन इनविट पे या REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पे आ सकता है। ये होता क्या, ऐसा समझते हैं। पहले इनविट ही समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट कोई एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्ट कर रही है, अब उसके लिए दे नीड फंड, तो उन्होंने इनविट्स इशू करे। अब जैसे मैंने उस इनविट में कुछ मान लेते हैं मैंने 50,000 रुपए लगा दी,
तो मुझे उसके बदले कुछ यूनिट्स मिल जाएंगी। गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी जो भी इस इन्वेट को इश्यू कर रही है, उसको उसका जो भी प्रॉफिट होता है उसका 90% अमाउंट उसको डिविडेंड के फॉर्म में देना पड़ता है। यानी कि जो उसको अमाउंट प्रॉफिट के फॉर्म में मिला है और जितना उसने अमाउंट कलेक्ट किया है लोगों से, उसका 90% अमाउंट वापस देना पड़ता है डिविडेंड या इंटरेस्ट के फॉर्म में। ये टैक्सेबल होता है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब मुझे इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे उस इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इन्वेट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उस यूनिट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मैं चाहूं तो इसको सेल भी कर सकता हूं, जैसे मैं नॉर्मल शेयर्स को सेल करता हूं। तो शेयर्स और इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है, यहां पर भी डिविडेंड मिलता है आपको, वहां पर भी मिलता है इक्विटी शेयर्स पे। यहां पर जैसे जैसे उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपकी यूनिट्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सेम गोज विद शेयर, ठीक है। और आरईआईटी क्या होता है, मान लीजिए कोई रियल एस्टेट ओनर है, उसे कोई मॉल बनाना है। अब मॉल के लिए ही वांट फंड, तो मैंने उसको फंड दिया, उसने मुझे कुछ आरईआईटी यूनिट्स दी, उस पर मुझे डिविडेंड मिलता रहेगा। जो भी स्मॉल ओनर को प्रॉफिट होगा, जैसे उसने रेंट पे कुछ शॉप्स चढ़ा दी है वहां पे, उससे उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट का 90% अमाउंट वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा एज डिविडेंड। और आरईआईटी यूनिट्स की वैल्यू भी एनहांस होती है जैसे जैसे उस मॉल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। सो इन्वेट इनेबल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी फ्रॉम इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन इंफ्रा प्रोजेक्ट। InvIT earn income through toll, rent, interest, or dividend from the investment. The interest, dividend, and rental income are taxable in the hand of unit holder. ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, InvIT are regulated by SEBI. SEBI require InvIT to distribute at least 90% of their income to investor. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और InvIT को एज अ बोरोवर रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर सरफाइसी एक्ट। सरफाइसी एक्ट जो होता है उसमें InvITs आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स। एक क्वेश्चन है आपके लिए यहां पे, विथ रेफरेंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। InvIT are regulated by RBI as they function as non-banking financial intermediary. No, InvIT are regulated by SEBI. It is mandatory for InvIT to distribute at least 90% of their net cash flows to the unit holder. True. Both individual and institutional investors can invest in InvIT and these units can be listed on stock exchange. बिल्कुल सही है, 2 और 3, C is the correct statement. नेक्स्ट, बॉन्ड सेंट्रल। अब ये बॉन्ड सेंट्रल क्या है? सेबी ने रिसेंटली एक डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए, जिसका नाम दिया गया है बॉन्ड सेंट्रल। देखिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स तो इंडिया में बहुत पॉपुलर है, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की डिमांड जो है उसको एनहांस करने के लिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के मार्केट को बेटर करने के लिए और उसके प्रति इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ये बॉन्ड सेंट्रल लॉन्च किया गया है। तो ये बॉन्ड सेंट्रल एक सेंट्रलाइज डेटाबेस पोर्टल है फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड इन इंडिया। इसको सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक हो, सिंगल फॉर्म में हो रिगार्डिंग टू सिक्योरिटीज। इसको डेवलप किसने किया है? ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर एसोसिएशन के द्वारा इन कोलैब विद मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। तो ये एक तरह का इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी है जिससे लोगों को इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसका एक्सेसिबिलिटी भी है। देन पशु औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र तो हम सब जानते ही हैं, जहां पर मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, अच्छी को मतलब जेनरिक मेडिसिन जो होती हैं वो हमें प्राइस अफोर्डेबल प्राइस पे मिलती है। यहीं पर पशु औषधि केंद्र भी है। तो द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ओपन पशु औषधि स्टोर अक्रॉस द कंट्री टू प्रोवाइड अफोर्डेबल जेनेरिक वेटनरी मेडिसिन टू पीपल एंगेज इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। पशु औषधि इनिशिएटिव इज द पार्ट ऑफ रिवाइज्ड लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल जेनेरिक वेटनरी मेडिसिन एंड इंसेंटिव फॉर सेल ऑफ मेडिसिन अवेलेबल टू पीपल एंगेज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेट बाय प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के द्वारा इसको ऑपरेट किया जा रहा है। देन वन नेशन वन पोर्ट, ये तो हम बहुत सुनते हुए आ रहे हैं हर चीज के लिए, वन नेशन वन राशन कार्ड, फिर ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब ऐसी वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव है ताकि जो पोर्ट्स का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसको एक स्ट्रीमलाइन किया जा सके, सिंप्लीफाई किया जा सके। सो टू स्टैंडर्डाइज एंड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन अक्रॉस इंडियाज मेजर पोर्ट एंड रिमूविंग इनकंसिस्टेंसी इन डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस। तो जो इनकंसिस्टेंसी आती है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोसेस की, उसको खत्म करने के लिए है रिड्यूस इनएफिशिएंसी, ऑपरेशनल डिले एंड कट लॉजिस्टिक कॉस्ट टू बूस्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है?
Objective is to enhance transparency and uniformity in port operation by reducing container operational document by 33%. अभी बहुत ज्यादा ease of doing business को प्रमोट करने के लिए भी ये काम किए जा रहे हैं. To support the vision of maritime Amrit Kal vision, ensuring efficiency, sustainability and economic resilience in port management. आपको पता भी होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करंटली पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन पर बहुत काम कर रही है. सागरमाला इनिशिएटिव जो है हमारा, उसका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट हो. अब उसमें आगे और भी काम हो रहे हैं, शिप बिल्डिंग को लेकर या फिर आगे एमआरओ इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में. तो ये गतिशक्ति मास्टर प्लान के अंदर भी इंटीग्रेटेड है, जिसमें सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे रिलेटेड जितने भी मंत्रालय या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी मंत्रालय नहीं, डिपार्टमेंट जितने भी हैं, उन सबको भी नहीं, मंत्रालय भी इंक्लूड है, डिपार्टमेंट भी इंक्लूड हो रहे हैं, और साथ साथ में लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंतर्गत ये कवर्ड है. देन कोल प्रोडक्शन इन इंडिया. India has surpassed 1 billion ton of coal production in financial year 2024-25. India is the second largest consumer and second largest producer of coal globally. India has the fifth largest geological coal reserve. टॉप 3 कोल रिजर्व जो ग्लोबली होल्ड करते हैं वो यूएस, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. ये ध्यान रखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि रिसेंटली रिगार्डिंग टू कोल प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया हैज सरपास 1 बिलियन टन ऑफ कोल प्रोडक्शन. तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट जियोलॉजिकल कोल रिजर्व वी आर हैविंग. देन सागरमाला 2.0, इसी के बारे में बात कर रहा था मैं. It will be an upgraded version of Sagarmala program with a new focus on shipbuilding, repair, breaking and recycling. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा. मेंस में भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में तो पूछ ही सकते हैं. तो 40,000 करोड़ का बजटरी सपोर्ट इसमें प्रोवाइड किया गया है फॉर इन्वेस्टमेंट अलाइंड विथ मैरीटाइम अमृत काल विजन टू पोजिशन इंडिया अमंग द टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस ग्लोबली. भारत को 5 शिप बिल्डिंग नेशंस के अंदर लाना है, क्योंकि अभी क्या होता है, जब भी हम एक्सपोर्ट्स करते हैं ना, तो हम फॉरेन शिप्स पर डिपेंडेंसी हमारी ज्यादा है. तो इस चीज के लिए ये यहां पर लाया गया है. तो सागरमाला प्रोग्राम जो था ये 2015 में लॉन्च करा गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे. इसका ऑब्जेक्टिव था टू एनहांस पोर्ट लेड डेवलपमेंट, रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड इंप्रूव कोस्टल ट्रेड. अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पूछा जा सकता है कि सागरमाला प्रोग्राम के 4 पिलर्स कौन से हैं. पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट पहला, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी दूसरा, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन तीसरा, और कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट. ये 4 इसके पॉइंट और ये चारों हमें ध्यान रखने. वापस रिपीट कर रहा हूं मैं. पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी एनहांसमेंट, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट. ये चारों पिलर्स का ध्यान रखिएगा. हो सकता है एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो यही पूछ ले कि इसमें कौन कौन से 4 बेसिकली पिलर्स हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इस पर भी सवाल आ सकता है क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसे टोटल फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ प्रोवाइड की जाती है. सो इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च्ड इन 2020 with an operational period from 2020-21 to 2032-33, focus on agri infrastructure. इसका ऑब्जेक्टिव है मीडियम टू लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें स्टोरेज आ गया आपका, उसके साथ साथ में कोल्ड स्टोरेजेस का क्रिएशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया. यहां पे लोन जो है वो 1 लाख करोड़ का दिया गया. इंटरेस्ट रेट कैप जो है वो फिक्स कर दी गई है 9% ऑन लोन्स. मतलब कैप है, सॉरी, कि इससे ज्यादा का लोन, इससे ज्यादा का इंटरेस्ट आप चार्ज नहीं कर सकते बाय प्रोवाइडिंग द लोन. यहाँ पे क्रेडिट गारंटी भी दी जा रही है. क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज इन केस इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिफॉल्ट. सो क्रेडिट गारंटी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द बैंक्स. एक क्वेश्चन है इसके ऊपर. विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. It is a central sector scheme designed to provide medium to long-term debt financing for post-harvest management. True. Beside individual farmer and FPO, agriculture produce market committee are also eligible. True. Provide medium to long-term financing for post-harvest agriculture infra. This is true. This is the same thing, I think. Yeah, 1 and 3 are correct. So, मतलब तीनों 1 और 3 बिल्कुल सेम है. तो 1, 2, 3 all of the above is the right statement.
नेक्स्ट, व्हाट इज क्रिएटर इकोनॉमी? देखिए, ये भी एक तरह का बहुत बड़ा मार्केट है और अब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री पे ने इसके ऊपर बहुत बड़ा फंड के साथ साथ बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक क्रिएटर इकोनॉमी क्या है? यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज अनाउंस्ड अ $1 बिलियन फंड टू सपोर्ट डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। ये जो फंड है, इसमें कोलैबोरेशन प्राइवेट सेक्टर का भी है ताकि स्किल अपग्रेडेशन हो, प्रोडक्शन क्वालिटी बेहतर हो और ग्लोबल मार्केट तक एक्सपेंशन हो। अगर क्रिएटर इकोनॉमी की बात करें तो इसमें डिजिटल इकोसिस्टम इंक्लूड होता है, इसमें इंडिविजुअल अपना कंटेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म में शेयर करते हैं। ट्रेडिशनल मीडिया में जहां पे सिर्फ कॉर्पोरेशन का कंट्रोल होता था, यहां पे क्रिएटर इकोनॉमी में अलग अलग फॉर्म में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे अपने अपने आइडियाज को, अपने अपने क्रिएटिविटी को दे कैन शेयर। सो डिजिटल मॉडल्स लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विच, ट्विटर और मोनेटाइजेशन मेथड जो है वो एड रेवेन्यू से, स्कॉलरशिप से, एफिलिएटेड मार्केटिंग से करना है, ताकि जो ट्रेडिशनल मीडिया के अलावा, ट्रेडिशनल मीडिया में एक पर्टिकुलर लिमिट था, लेकिन यहां पर बियॉन्ड द लिमिट जाकर कंटेंट क्रिएटर्स का जो एक मार्केट क्रिएट हो रहा है और आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगा, उसको ध्यान में रखते हुए क्रिएटर इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट आया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मार्च 2025 में क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। देखिए, वैसे अगर हम बात करें, जनरली लोग ये कहते हैं कि प्रीलिम्स से 1 साल पहले के करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए। तो जैसे अगर प्री लास्ट ईयर मई में था, तो आप मई से पढ़ सकते थे। लेकिन मेरा एक ऐसा मानना है कि टू बी ऑन अ सेफर साइड, मैंने जनवरी 2025 से इसको पढ़ाना शुरू किया है और मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको अप्रैल 2026 तक, और कुछ मई के भी 5-10 दिन देख लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि मैं चाह रहा था कि कोई रिस्क ना लिया जाए, इसलिए मैं जैन से पढ़ा रहा हूं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च के करंट अफेयर्स हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो मंथली करंट अफेयर होगा, दैट इज फॉर अप्रैल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दीज सीरीज एंड ऑल द इनिशिएटिव्स। अगर आप सबको अच्छी लग रही है सीरीज और इनिशिएटिव्स, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।